बच्चों आज की क्लास में जो है हम बात करने वाले हैं थर्मल एनर्जी की। सबसे पहले बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाई थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर, ठीक है रिया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूँ जैसे हम हर बार करते हैं। चैट बॉक्स अभी के लिए बंद। 2-3 स्लाइड्स पढ़ने के बाद हम लोग फिर से चैट बॉक्स ऑन करेंगे डाउट्स के लिए। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाई थी, कई तरह की फोर्सेस पढ़ाई थी, आयन डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, मोमेंटरी डाइपोल, ये सब चीजें पढ़ाई। फिर मैंने इनकी फोर्सेस लिखनी बताई थी। वैंडरवॉल फोर्सेस 3 तरीके की होती है, नॉन वैंडरवॉल फोर्सेस 2 तरीके की होती है। तो इतना हमने पढ़ा था, उससे हमको अच्छे से पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब क्या होती है। ये बच्चों हमको अच्छे से आइडिया है कि सर ये वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाउंड रखती हैं। ठीक है सर, हमने ये चीज पढ़ी थी। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी है। तो सर हम कोई दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं, तो सर उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी तो होगी। ऐसे ही हम किसी दो अलग अलग चीजों को तो कंपेयर करते नहीं है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तभी थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया जाता है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर कुछ रिलेशन होता है। इनके अंदर बच्चों रिलेशन क्या होता है कि ये दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं आईडी से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिखूं तो बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को गवर्न कहते हैं, गवर्न आईडी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कैसे गवर्न आईडी? तो बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनका तो आपको पता है कि सर कैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को गवर्न करते हैं। सर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि आई एफ, अगर सर आई एफ ज्यादा होगी ना तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आईडी कम होगा सर। और सर अगर आई एफ जो है ज्यादा, आई एफ ज्यादा होने पे कम होगा, और अगर आई एफ कम होगी तो सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है कि आई एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के। अब बच्चों जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या मतलब है सर इस बात का? बच्चों इसका ये मतलब है कि थर्मल एनर्जी अगर कोई चीज है जिसे हमें ये नहीं समझना है एग्जैक्टली अभी थर्मल एनर्जी क्या है, हमें सिर्फ ये समझना है कि थर्मल एनर्जी का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से क्या रिलेशन है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपैरिजन में उसका ऑर्डर कैसा आता है। किस चीज का? थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपैरिजन में वो कैसा आता है, क्या उसके जैसा ही आएगा या उससे अपोजिट आएगा। तो बच्चों एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, मैंने लेफ्ट में लिखा है थर्मल एनर्जी, ये मेरी 1 है, और अगर आपको राइट में दिख रहा है ये। बच्चों अगर मैं यहाँ से आईडी की वैल्यू निकालना चाहूँ 2 वाली साइड से तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आईडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एफ। बच्चों अगर मैं इसको 3 कहूँ तो फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम, यहाँ पे लिखा, यहाँ से लिख देता हूँ फ्रॉम 3 एंड 1। आईडी और आईडी तो बच्चों सेम है, मैं 3 के अंदर से आईडी की वैल्यू 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि थर्मल एनर्जी जो है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहां पे ज्यादा होगी वहां पे थर्मल एनर्जी कम होगी। अगर बच्चों वहां पे थर्मल एनर्जी कम होगी तो हमें ये पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहां पे ज्यादा है वहां पे थर्मल एनर्जी कम, और सर जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है ना वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कम। तो क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ लो थर्मल एनर्जी और लो आईडी, ये दोनों के दोनों किस में एग्जिस्ट करते हैं? हाई आईएफ में। यानी कि सर जब हाई आईएफ होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कम होगा, सर थर्मल एनर्जी भी कम होगी। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं इफ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, इफ थर्मल एनर्जी इज लो बच्चों देन आईडी इज लो एंड वाइस वर्सा। ये बात ठीक है। तो बच्चों जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर, इफ आईडी इज लो देन थर्मल एनर्जी इज लो। तो बच्चों अगर मेरे को ऑर्डर लिखना है थर्मल एनर्जी का सॉलिड लिक्विड गैस के कंपैरिजन में, तो बच्चों सबसे कम किसकी होगी? थर्मल एनर्जी, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम है। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसका है सर? सॉलिड का है सर, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होती है।
बच्चों थर्मल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी सॉलिड की, उसके बाद सर फिर लिक्विड की आएगी, और बच्चों सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, गैस की, क्योंकि सर गैस का जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। सर अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लो के लिए थर्मल एनर्जी लो होगी तो सर हाई आईडी के लिए हाई टीई होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर इस चीज की डिटेल में ना जाए कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, इसके बिना अभी क्या आपको थर्मल एनर्जी का ऑर्डर लिखना आ गया सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए? सिंपली मैंने क्या किया, आपको आईडी के थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कनेक्ट करके ये दिखा दिया है। आईएफ का अगर देखो बच्चों ऑर्डर लिखोगे तो बिल्कुल इसके अपोजिट आता है, सॉलिड मोर देन लिक्विड मोर देन बच्चों गैस हो जाता है। ठीक है बच्चों, बताइए क्या आपको समझ में आ गया है? ओके, गुड इवनिंग बच्चों, जो भी अभी गुड इवनिंग कह रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, क्या सबको नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन? एक बच्चे ने लिखा, एक बार बता दीजिए। हाँ दिख रही है, बाकी लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो उन्हें दिख रहा होगा। रिया बच्चे आपका ना कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, आप एक बार लीव करके और दोबारा ज्वाइन कर लीजिए तो आपको दिख जाएगी स्क्रीन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया कि थर्मल एनर्जी का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। आईएफ, आईएफ का ऑर्डर, सुमित आईएफ का ऑर्डर ना पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज्यादा होगी उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लो होगा बच्चे। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसका लो होता है बच्चों? सॉलिड का लो होता है, सॉलिड का लो होता है। अगर सॉलिड का लो होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है शीतल मैं एक बार ना रिपीट भी कर दूंगा शुरू से। अगर बच्चों सॉलिड का लो होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इसका मतलब उसका हाई होता है आईएफ। तो मैंने आईएफ का ऑर्डर लिख दिया बच्चे, सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड आ जाएगा उससे कम, और फिर गैस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से देख लिया करो, वो तो आपको पता है सॉलिड का सबसे कम होता है और लिक्विड का उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैस का सबसे ज्यादा होता है। रूम के एक कॉर्नर पे भी कोई मॉलिक्यूल मिल सकता है, दूसरे कॉर्नर पे भी मिल सकता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सुमित मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ आ गया। और बच्चों एक बार ना आप ये वाला ऑर्डर नोट कर लीजिए, कौन सा वाला, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये दो ऑर्डर, एक ये और एक ये, आपको याद रहना चाहिए कि ये दोनों ऑर्डर अपोजिट होने चाहिए। मैं आपको बच्चों वो चीजें जो कॉपी में होनी चाहिए वो मैं बोल के बता देता हूँ कि ये आप नोट कर लीजिए, बाकी तो आपको स्लाइड वगैरह मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं एक बार फिर से ये पूरी बात रिपीट कर देता हूँ। बच्चे मैंने सिर्फ इतना कहा है कि थर्मल एनर्जी जो होगी मेरी, थर्मल एनर्जी is inversely proportional to strength of intermolecular force। सीधे सीधे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को अगर इसमें ना ही इन्वॉल्व करें तो सीधे सीधे बच्चे में ये बात लिख सकता हूँ। अब इस बात का बच्चों मतलब सिंपल है, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी उसके अंदर थर्मल एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करते हैं, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, मैंने कह दिया उसके अंदर टीई ज्यादा, सॉरी टीई कम। अब एक और बात बताओ, जिसकी आईएफ जो है ज्यादा थी उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बच्चों कम था, तो इसका ये मतलब हो गया जिसकी टीई कम उसका आईई आईडी भी कम हो जाएगा। बस इतना समझना है बच्चों, क्या समझना है कि आईडी का जो रिलेशन है टीई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर टीई ज्यादा होगी तो आईडी ज्यादा होगा। टी बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, मैटर में दूर जाते हैं। अगर टी बढ़ने लगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाएंगे। बस इतना समझना है आपको। आपको उसके बाद बच्चों ये दो ऑर्डर लिखने हैं। बच्चे शीतल आप ये ऑर्डर बहुत आसानी से लिख सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि जिसकी टीई ज्यादा होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर भाग जाते हैं। तो किसके मॉलिक्यूल दूर भागे हुए होते हैं? गैस के दूर भागे हुए होते हैं, सबको पता है, तो उसकी थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा। किसके मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होते हैं? सर सॉलिड के होते हैं, तो उसकी थर्मल एनर्जी सबसे कम। बच्चों ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। शीतल क्या आपको समझ में आ गया ये ऑर्डर कैसे आया है? ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ आप सबको ये समझ में आया। उसके बाद बच्चों ये वाला टॉपिक हमारा स्टेट ऑफ गैस एंड स्टेट वेरिएबल। तो इस वाली स्लाइड में मैंने कुछ कुछ लिख दिया है, तो आगे की एक खाली स्लाइड में चलते हैं, वॉल्यूम से ऊपर पढ़ा देता हूँ मैं। बच्चों स्टेट ऑफ गैस, ये एक दूसरा नाम है फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस के लिए।
सर दूसरा नाम तो ठीक है, लेकिन दूसरा नाम भी नहीं पता मैं। ठीक है बच्चों, ये भी समझ जाएंगे। बच्चों इसके लिए ना स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। सर ये भी नहीं पता स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है कोई बात नहीं। आपको ये तीन लोग जरूर पता होंगे, कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा, पी, वी और टी। बच्चों डिटेल से हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए। प्रेशर बच्चों वो चीज होती है जिससे हमें ये पता चलता है किसी कंटेनर के ऊपर गैस कितनी ताकत लगाएगी। बच्चों प्रेशर कुकर के अंदर ना हमारी स्टीम भरी होती है, हम उसके अंदर पानी डालते हैं, दाल के साथ वो पानी वेपोरेट होकर स्टीम में बन जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर वो स्टीम प्रेशर लगाती है। वो जो प्रेशर लगाती है बच्चों वॉल्स के ऊपर, उसकी वजह से ही जब वो प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारी सीटी ऊपर उठ के उसके अंदर से स्टीम निकल जाती है। ठीक है सर, पीवीटीएन में से कोई एक चेंज हो जाए तो वंशिका क्या कहना चाहते हैं आप? क्लियरली लिखिए, या फिर ये वाली बात समझ के बच्चे पीवीटी क्या होते हैं फिर बोलना, हो सकता है आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों प्रेशर वो चीज होती है जो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स लगाती है। अगर किसी चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि किसी गैस का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लिक्विड में भी यही चीज वैलिड होती है कि लिक्विड का प्रेशर भी अगर ज्यादा होगा तो वॉल ऑफ दैट कंटेनर, जिसके अंदर वो गैस है या फिर जिसके अंदर वो लिक्विड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। क्या सर सॉलिड भी अपने कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा सकता है? नहीं बच्चों, सॉलिड ना अपने कंटेनर के ऊपर एज सच प्रेशर नहीं लगाता, वो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन लिक्विड गैस की हम बात कर सकते हैं कि हाँ सर, जिस भी वेसल में वो होते हैं उसकी वॉल पे लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड को अगर आपने उसके कंटेनर में रख दिया तो उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ, और जो साइड की वॉल्स होंगी ना उनको वो सिर्फ टच करेगा। अगर आप उसको दूसरी साइड से पुश करोगे तब वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो नॉर्मल, वो फिजिक्स की बात हो जाती है। लिक्विड और गैस हमारी केमिस्ट्री में आते हैं कि सर ये ना प्रेशर लगाते हैं अपने कंटेनर के ऊपर। बच्चों आप इतना समझ सकते हो कि कुकर के अंदर गैस अगर भरी हुई है तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाती है। और अगर सर कुकर की विसिल के अंदर से स्टीम आउट ना हो ना तो कुकर फट भी सकता है, क्योंकि सर इसके ऊपर फोर्स लग रही है। आपने सुना होगा बच्चों कई बार कि कुकर फट जाता है अगर सीटी नहीं बजती है तो, अगर उसका वॉल नहीं टूटता। एक वॉल भी होता है जहां से भी प्रेशर रिलीज करने का ऑप्शन होता है। अगर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए जिससे कुकर फट सकता है तो फिर वॉल के अंदर से निकल जाता है, अगर सीटी से नहीं निकल पा रहा है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई, प्रेशर अप्लाइज फोर्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको इतना प्रेशर समझाया, कहीं पे भी कोई केमिस्ट्री रिलेटेड बात की, कोई केमिकल की बात की? नहीं की सर, कोई केमिकल की बात नहीं आई, कोई रिएक्टिविटी, कोई ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी नहीं आया। बच्चों क्या ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं दर्शाता? हमने पूरी की पूरी बात फिजिक्स की है। क्या ये इस गैस की फिजिकल कंडीशन नहीं दर्शा रहा है कि फोर्स लग रही है सर, परपेंडिकुलर लग रही है, हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये बात आ रही है कि सर फोर्स लग रही है। तो फोर्स बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों तो फिजिकल क्वांटिटी किसी चीज के बारे में क्या बताएगी? उसकी फिजिकल कंडीशन बताएगी बच्चों। यानी कि सर स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अंदर से जो पहला पी है यानी कि प्रेशर, वो सर फिजिकल कंडीशन बताता है गैस की। हाँ बच्चों बताता है। अब बच्चों वॉल्यूम के ऊपर हम जाएंगे। वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? ये मेरा एक कंटेनर है, क्या इसकी लेंथ, ब्रेथ, इधर तो हाइट हो जाएगी वैसे, और इसको ब्रेथ मान लो इस वाली साइड। क्या बच्चों इसकी डायमेंशंस एल बी एच ही मेरे को वॉल्यूम देती हैं? कहोगे हाँ सर, एल बी एच इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, एल बी एच बच्चों वॉल्यूम हो जाती है। तो बच्चों एल बी एच क्या बता रहा है? एल बी एच इसकी डायमेंशंस बता रहे हैं। अगर डायमेंशंस बता रहा है सर, डायमेंशन तो फिर से एक फिजिक्स की क्वांटिटी है। इसका मतलब सर क्या वॉल्यूम भी फिजिकल कंडीशन बताता है गैस की? हाँ बच्चों, जितनी गैस की वॉल्यूम होगी वो इसकी फिजिकल कंडीशन बता रहा है कि कितनी दूर में फैली हुई है। एक फिजिकल कंडीशन पता चल रही है। इसका इसकी केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री इन द सेंस केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं, केमिकल रिएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। ये इसकी एक फिजिकल कंडीशन बताता है। और ऊपर से बच्चों अगर आप इसको केमिस्ट्री और फिजिकल में भी डिफरेंशिएट करना चाहो तो केमिस्ट्री का बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। हम केमिस्ट्री में जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन ये काफी हद तक फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है सर, अगर फिजिक्स से रिलेटेड है तो ये फिजिकल कंडीशन बता रहा है, वॉल्यूम, ये बात क्लियर है। कौन किसमें है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो है फिजिकल कंडीशन बताता है। यानी कि वॉल्यूम भी एक स्टेट वेरिएबल है सर, जो कि फिजिकल कंडीशन एक्सप्लेन करता है। सर टेम्परेचर कैसे फिजिकल कंडीशन एक्सप्लेन करेगा? बच्चों कोई चीज गर्म है कि ठंडी है ये हमें टेम्परेचर बताएगा। और टेम्परेचर एक और चीज बताने वाला है, अगर कोई चीज गर्म होती है ना बच्चों तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत तेज तेज भाग रहे होते हैं। वही बच्चों थर्मल एनर्जी होती है जो उसको तेज तेज भगा रही होती है। तो सर टेम्परेचर जो है उसकी स्पीड बताता है मॉलिक्यूल की। हाँ बच्चों, स्पीड बताता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल तेज भागेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल धीरे भागेगा। जैसे गैस के मॉलिक्यूल पूरे रूम के अंदर भाग रहे होते हैं ना, तो जितनी ज्यादा हॉट गैस होगी उतनी जल्दी उसके मॉलिक्यूल्स दूर तक फैलेंगे।
बच्चों कहते हैं सर्दियों के अंदर दूर तक खुशबू नहीं जा पाती, गर्मियों में बहुत दूर तक जाती है, सर्दियों में ना ही आवाज सर्दियों में आवाज बहुत दूर तक जाती है और स्मेल बहुत कम दूर तक जा पाती है। उसका यही रीजन होता है बच्चे, जब टेम्परेचर कम होता है ना, साउंड तो बिल्कुल अपोजिट एक्ट करती है स्मेल के। साउंड को मॉलिक्यूल्स नजदीक चाहिए होते हैं, स्मेल को मॉलिक्यूल्स दूर चाहिए होते हैं दूर जाने के लिए। तो बच्चों टेम्परेचर जो है अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स होते हैं नजदीक, इसकी वजह से स्मेल दूर तक नहीं जा पाती। सीधी बात ये है, साउंड को साइड में रख के, कि अगर टेम्परेचर बच्चों कम है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नजदीक होंगे सर। तो अगर नजदीक होंगे इसका मतलब सर उनकी स्पीड कम रह रही होगी, तभी वो दूर तक नहीं जा पा रहे। हाँ बच्चों, तो उनकी स्पीड कम रह रही होती है इसलिए वो दूर तक नहीं जा पाते। तो सर टेम्परेचर जो अगर स्पीड को गवर्न करता है, स्पीड भी तो सर एक फिजिक्स की क्वांटिटी है। स्पीड या वेलोसिटी अगर सर कहें तो ये तो फिजिक्स की बातें हैं। हाँ बच्चों, ये फिजिक्स की बातें हैं। अगर फिजिक्स की बातें हैं तो बच्चों ये भी फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी कि सर गैस की फिजिकल कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं स्टेट वेरिएबल्स। हाँ बच्चों, स्टेट वेरिएबल्स जो है हमारी डिस्क्रिप्शन करते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस का। सर कौन कौन से स्टेट वेरिएबल्स बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन जो है हमारे स्टेट वेरिएबल्स है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस बताते हैं मेरे पीवीटी। तो सर ये स्टेट ऑफ गैस क्या है बच्चों, फिजिकल कंडीशन जो है, स्टेट ऑफ गैस हमारा एक टेक्निकल नाम हो गया और इसका सिंपल सा मतलब है फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस। फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस से आपको समझ में आ गया कि उसकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की क्या वैल्यू चल रही होगी, ये फिजिकल कंडीशन से हम इंप्लाई कर सकते हैं। क्या बच्चों फिजिकल कंडीशन और स्टेट ऑफ गैस आपको समझ में आ गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का हल्का हल्का आइडिया मिल गया है। ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है तो फिर हम प्रेशर की बात कर सकते हैं बच्चों फिर से। ठीक है, वन बार। अच्छा, कोई मेरे को ना प्रेशर की यूनिट बताओ, नेक्स्ट हम प्रेशर पढ़ने वाले हैं तो कोई मेरे को प्रेशर की यूनिट बताएंगे सब बच्चे, जिसको जितनी भी यूनिट्स पता है। अगर कोई भी यूनिट नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, तो आप कह दीजिए प्रेशर, हाँ एफ बाई ए होता है वंशिका, बिल्कुल प्रेशर इज एफ बाई ए। यूनिट बताओ, यूनिट जैसे किसकी बोले, लेंथ की मीटर होती है ना। हाँ, तो कुछ बच्चों ने लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ ने लिखा पास्कल, बिल्कुल बच्चे। ठीक है, तो फिर तो आपको प्रेशर का काफी आइडिया भी है। ठीक है, तो फिर ना प्रेशर के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस चीज का आपको आइडिया उसको हम जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्लाइड तो हमारी वॉल्यूम के, यहाँ पे प्रेशर शुरू करते हैं बच्चों। ये ना मेरी मान लो एक वॉल है, थोड़ी सी सीधी बनाएंगे। हाँ ओके, ये बच्चों मेरी कोई वॉल है ऐसे, ये वॉल का सरफेस है बच्चे। इसके ऊपर ना ऐसे सामने से एक फोर्स लग रही है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। और बच्चों मान लो इसकी ये जो है लेंथ बोल लो, इसको ब्रेड्थ बोल लो। आपको कोई सिर्फ बड़ी वाली लेंथ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमें एल और बी चाहिए, क्योंकि मुझे एल और बी से ए इक्वल एल इंटू बी लिखना है, यानी कि ए इज बच्चों इसका एरिया। बच्चों इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है और इसका पूरा एरिया यदि ए है, तो मैं बोल सकता हूं इस वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है सर एफ बाई ए। सर प्रेशर किस पे बच्चों, प्रेशर ऑन वॉल, यानी कि प्रेशर ऑन सरफेस। जरूरी नहीं है वॉल पे लग रहा हो, कहीं भी लग सकता, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर बच्चों प्रेशर लग रहा है तो वो किससे बताया जाएगा, एफ बाई ए। यानी कि उस पे एक्चुअल चीज तो सर प्रेशर लग, सॉरी फोर्स लग रहा होगा, जिस एरिया पे लगता है उससे डिवाइड करके हम एक नई यूनिट बना लेते हैं उसको समझने के लिए, उसका नाम सर प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल, तो बच्चों एक्चुअली तो हमारी फोर्स एक्ट कर रही होती है, लेकिन कितने एरिया पे एक्ट कर रही है वो देख के उसका डिवाइड करके हम प्रेशर एक यूनिट बना लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बना लेते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इजियर हो जाती है चीजों की। तो सर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस। सर परपेंडिकुलर होनी जरूरी है, हाँ बच्चों परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आपने फिजिक्स में कंपोनेंट निकालना देखा होगा, हम वो वाला कंपोनेंट देखेंगे, दो कंपोनेंट निकलेंगे। अगर कोई फोर्स ऐसे लग रही है, इस पे ऐसे लग रही है, तो बच्चे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ, और ये एफ परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ये एफ पैरेलल हो गया। तो बच्चों मेरे को एफ परपेंडिकुलर से मतलब है सिर्फ। ठीक है, अगर किसी को ये वाली फिजिक्स नहीं आती कि सर ये कंपोनेंट कैसे बनाए आपने, तो कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर फोर्स मिलेगी बच्चों। ठीक है, हाँ गुड, थीटा, हाँ थीटा वगैरह चक्कर में नहीं जाते, यहाँ पे थीटा आएगा फिर सर एफ परपेंडिकुलर इक्वल एफ साइन थीटा हो जाए, सॉरी एफ कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ये एफ साइन थीटा, इतना नहीं जाने वाले, फिर हमारी क्लास फिजिक्स की बन जाएगी बच्चे। लेकिन हाँ आपको पता है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सर परपेंडिकुलर फोर्स के अलावा भी पैरेलल फोर्स पॉसिबल है, और वो भी हमें पता है। बिल्कुल बच्चों, बढ़िया, हमको समझ में आ गया है।
कि मेरी, अब मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स दिखा दी क्योंकि मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स से मतलब है प्रेशर में। ठीक है, तो सर हमारा प्रेशर आ गया। जिन बच्चों के परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला कंसेप्ट भले ही ना समझ आया हो कंपोनेंट का, उनके लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है जिसको मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ। सर परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया इक्वल प्रेशर। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई, आपको ये समझ में आ गया प्रेशर क्या है, फोर्स है। सर प्रेशर है फोर्स, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है सर वो प्रेशर है। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रेशर है तो हम एक बात करना चाहेंगे, सर इसका मेजरमेंट किस चीज से करेंगे। बच्चों दो डिवाइसेस मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के अंदर आपको सीधा पूछा भी जा सकता है, और बैरोमीटर वगैरह आप लोग फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। बैरोमीटर और बच्चे मैनोमीटर, ये दो डिवाइसेस होते हैं जिससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है सर, ये दो डिवाइसेस होते हैं, इनकी वर्किंग बच्चों फिजिक्स में पढ़ते हैं। हमको केमिस्ट्री में सिर्फ इतना पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ सकता है कि द प्रेशर मेजर्ड बाय द बैरोमीटर, हम उसके अंदर से प्रेशर की वैल्यू उठा लें, व्हाटसएवर जो भी वैल्यू होगी। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बैरोमीटर की वर्किंग कैसे होती है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे लिखा हो प्रेशर मेजर्ड बाय बैरोमीटर, तो अगर आपको पता है कि बैरोमीटर क्या होता है तो आपके लिए कुछ नहीं है, आप ये समझ जाओगे मुझे तो यहाँ से प्रेशर लेना है। लेकिन अगर आपको किसी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में पता नहीं होता है कि ये क्या चीज लिखी हुई है, फिर आपको कंफ्यूजन आता है कि कहीं मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दूंगा इसकी नॉलेज के बिना। तो इसलिए आपको बताया गया बैरोमीटर और मैनोमीटर। हो सकता है पेपर के अंदर सीधा पूछ भी लेंगे प्रेशर को किस चीज से मेजर करते हैं, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, तो भी बच्चों बैरोमीटर और मैनोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्योंकि आपने खुद ही मेरे को यूनिट्स बता दी है प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दो आपने बताई है, दो मैं बता देता हूँ, बार एंड एटीएम। ये बताने का बच्चों मेरा पर्पज है यूनिट कन्वर्जन सिखाना आपको। एक्चुअली बच्चों पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो बच्चों सेम होती है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होगी सर। और बच्चों कुछ यूनिट्स बार और एटीएम और हैं जो हमारे काम की होती है। तो बच्चों इनका ना कन्वर्जन मुझे पता होना चाहिए कि 10⁵ पास्कल इक्वल 1 बार एंड 1 बार, सॉरी 1 एटीएम, 1 एटीएम से दिखाता है 1 एटीएम इक्वल 1.01325 बार। बच्चों अगर आप थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिक्स करोगे तो आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि 1 एटीएम इक्वल 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है बच्चों, ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे जब क्वेश्चंस के अंदर ना वैल्यूज दी जाएंगी तो कभी पास्कल में हो सकती, कभी बार में हो सकती, कभी एटीएम में, और हमें किस किस तरीके से यूज करना है, तो इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड वंशिका, पता है तो ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता नोट कर लो, आज पता चल गया। ठीक है, तो हमारी क्लास साथ साथ आ चुकी है, सबको यूनिट कन्वर्जन पता चल गया है। मैं आपको बच्चों 1 मिनट दे रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए और जिनको समझ आ गया है वो मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, अच्छा जब तक बच्चों और लोग नोट कर रहे हैं, मुझे कुछ लोग बच्चे ये बताएं कि क्या आप लोगों ने लॉग और एंटी लॉग पढ़े हैं। लॉग, एलओजी लॉग लिखते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, कई जगह पे वंशिका ने पढ़े हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, पढ़ा है, याद है। ठीक है, अगर मेरी क्लास को लॉग आते हैं तो आगे ना बच्चों कुछ ग्राफ्स आने वाले हैं, तो मुझे पहले पूछना था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लॉग को ये फिर लॉग बताना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, तो थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, हम ना बच्चों एक काम करेंगे, एक्चुअली ना मैंने ये चीज ना और क्लासेस में भी देखी है, सब लोगों को ना लॉग क्लियर नहीं है, तो कुछ चीजें मैंने इस स्लाइड में ऐसी डाल रखी थी जो लॉग से रिलेटेड थी। 10 तक लॉग आते हैं, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। हाँ वंशिका, उसकी भी हेल्प से निकाल सकते हैं, लॉग 10 तक की आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लॉग ही नहीं पता है। तो बच्चों इसके लिए ना बेसिक्स ऑफ मैथ्स की ना एक क्लास लगवाई जाएगी आप लोगों की, ओपन क्लास हो सकती है या मैं ही प्रीफर करूंगा कि मैं ले क्लास, अगर ओपन क्लास भी होती है तो उसके अंदर बच्चों मैं आपकी वो क्लास अरेंज कराऊंगा, और वो क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स के अंदर हम लॉग वगैरह क्लियर कर लेंगे, फिर जो हमारे ग्राफ्स हैं ये हम क्लियर कर लेंगे। कुछ जो आज मैंने ग्राफ्स डाल दिए हैं वैसे स्लाइड में, तो वो आज हम ग्राफ्स लॉग के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा बच्चों को क्लियर नहीं है।
पहले हम बेसिक ऑफ मैथ्स की क्लास लगाएंगे, फिर अगर जो थोड़े से हमारे ग्राफ रह जाएंगे वो हम तब समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हो गया, तब तक बच्चों ने नोट कर लिया होगा, मैंने लॉग के बारे में बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी वंशिका, थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ आपके सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया ना स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बच्चों पहले ना अब मैं वॉल्यूम के बारे में बात कर लेता हूँ। वॉल्यूम के बारे में बच्चों, वॉल्यूम जो है, मुझे बच्चों एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए होती है। मेरे क्वेश्चन के अंदर पता है आगे मेरे पास पीवी इक्वल एनआरटी नाम की एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर बच्चों जो वी होती है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है। अब बच्चों मुझे इसकी जरूरत है, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो बच्चों इसके ना दो तरीके होते हैं। पहला होएगा रिजिड कंटेनर के अंदर अगर कोई है, मैं समझाऊंगा बच्चों क्या रिजिड कंटेनर होता है और क्या नॉन रिजिड कंटेनर होता है। और बच्चों दूसरा केस होता है जब नॉन रिजिड कंटेनर हो। इन दोनों केसेस के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ गैस का कैसे डेरिवेशन करना है या कैसे पता लगाना है वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है, ये हमें जानना है, ठीक है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा रिजिड कंटेनर क्या होता है। बच्चों रिजिड कंटेनर वो होता है जिसकी डायमेंशन या आप कह सकते हैं साइज एंड शेप डजंट चेंज, या आप कह सकते हैं ओवरऑल डायमेंशन एंड साइज प्लस शेप बनाते हैं किसी चीज की वॉल्यूम। अगर उसकी वॉल्यूम डजंट चेंज देन दैट कंटेनर इज बच्चों अ रिजिड कंटेनर। यानी रिजिड कंटेनर जो होगा मेरा, उसकी बच्चों वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ठीक है सर। सर नॉन रिजिड की ना वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, हाँ बच्चों चेंज हो जाएगी। सर कोई एग्जांपल दो, ठीक है। तो बच्चों नॉन रिजिड जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन रिजिड के लिए मान लो मैंने एक एलपीजी के सिलेंडर के अंदर से गैस ओपन कर दी, तो गैस जब बच्चों ओपन होगी तो एनवायरमेंट में फैलनी शुरू होगी ऐसे। ओके। जब बच्चों यहाँ से जो है मेरी गैस निकलेगी ऐसे ऐसे करके, तो बच्चों ये जो पूरा इलाका है ना, पूरा यूनिवर्स कह लीजिए, ये इसके लिए एक कंटेनर है बच्चों, ठीक है। ये इसका कंटेनर है, इसका यहाँ से इस वाले पोर्शन तक जब तक ये गैस यहाँ पहुंची ये कंटेनर है, जब तक आखिरी पार्ट, फिर ये गैस थोड़ी और आगे पहुंच जाएगी तो फिर ये कंटेनर है, ऐसे ऐसे आगे पहुंचती जाएगी और कंटेनर की शेप चेंज होती जाएगी और साइज भी चेंज होता जाएगा। तो बच्चे ये वाला हो जाएगा मेरा नॉन रिजिड कंटेनर का एग्जाम्पल, यानी कि सर जिसकी साइज शेप चेंज होती रहती है। हाँ जी बच्चे चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक जो ना बलून का एग्जांपल आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सर बलून का भी तो साइज चेंज हो जाता है। बच्चों साइज चेंज हो जाता है लेकिन बहुत तेज नहीं होता विद टाइम, ठीक है। फॉर सम टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट। मोरेवर आप जो है, मोरेवर बी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बलून। इसकी ना बच्चों बाउंड्री दिखती है, तो ये ना रिजिड कंटेनर वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये वाला जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ लेफ्ट में नीचे नॉन रिजिड कंटेनर, इसकी आप कोई बाउंड्री नहीं बना सकते कि आप इसकी वॉल्यूम पता लगा सके। गैस बढ़ती जा रही है, आप उसकी वॉल्यूम बार बार कैलकुलेट करोगे और आपको बाउंड्री दिख भी नहीं रही। तो नॉन रिजिड को अगर हम बहुत क्लियरली कहें तो बाउंड्री इज नॉट क्लियर। बाउंड्री बच्चों अगर क्लियर नहीं है ना तो उसको नॉन रिजिड कहते हैं। और क्लियरली अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए कि सर आपने अगर ये बलून वाले जो बलून वाला एग्जांपल इसको भी इंक्लूड कर लें, तो इसके अंदर हम लिख देंगे कि वॉल्यूम नहीं, बाउंड्री डजंट, बाउंड्री इज क्लियर, अगर वॉल्यूम की बात ना करें। क्योंकि सर वॉल्यूम तो बलून की चेंज हो जाती है लेकिन उसको हम रिजिड में काउंट करना चाहते हैं। तो बच्चों पहले वॉल्यूम से समझेंगे, लेकिन जब वॉल्यूम का एग्जांपल हमारा आ जाएगा तब हम इसको लिख देंगे कि बाउंड्री इज नॉट क्लियर और बाउंड्री इज क्लियर। तो बच्चों रिजिड और नॉन रिजिड आ गया, यानी कि सर अगर हमारा कंटेनर रिजिड होगा ना तो हम बाउंड्री क्लियर होगी और फिर हम उसकी वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बाउंड्री हमको पता है तो ही हम वॉल्यूम बता सकते हैं। इसके अंदर बच्चों वॉल्यूम की बात मेरी सही है कि वॉल्यूम डजंट चेंज, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं वॉल्यूम इज क्लियर, वॉल्यूम का ना हम पता लगा सकते हैं। नॉन रिजिड कंटेनर के अंदर हम वॉल्यूम का पता नहीं लगा सकते। तो सिंपल सर ये हो गया रिजिड कंटेनर वॉल्यूम इज कैलकुलेटेबल। हाँ जी बच्चों वॉल्यूम इज कैलकुलेटेबल बिकॉज इट्स बाउंड्री इज क्लियर। एनआरसी के अंदर बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम इज
नॉट कैलकुलेबल। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। आरसी और एनआरसी क्या है। अब सर इसका लेना देना क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस से। इसका लेना देना बच्चों ये है, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस मुझे पता लगानी, तो इन ए आरसी जब होगी ना, जब रिजिड कंटेनर के अंदर कोई गैस है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आरसी। मैं सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ गैस को वॉल्यूम ऑफ आरसी के बराबर लिख सकता हूँ। मेरे को अगर वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए तो मैं वॉल्यूम ऑफ आरसी पता लगाऊंगा और वही मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस इन एनआरसी जो होती है ना, अब क्योंकि मेरे पास कंटेनर की वॉल्यूम तो है नहीं, तो किसके बराबर लिखूं मैं, वॉल्यूम तो निकाल ही नहीं सकता, कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं ना, मास एंड स्टेट फंक्शंस का यूज करते हैं। स्टेट फंक्शन, सर स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, एंथैल्पी, एनर्जी, पीवीटी, स्टेट वेरिएबल्स, ये सब मिलकर ना स्टेट फंक्शंस बनाते हैं। असल में इसकी डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को नॉन रिजिड कंटेनर की वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट ही नहीं करनी है। मेरे सिलेबस में नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं आएगी कि मेरे को नॉन रिजिड की मेरे को कैलकुलेट करनी पड़े। मास और स्टेट फंक्शंस का अगर मेरे को यूज करना पड़ेगा, वो एक अलग क्राइटेरिया आ जाएगा नॉन रिजिड कंटेनर के लिए। तो मेरे को ये समझ आ गया सर, अगर नॉन रिजिड का कुछ होगा ना तो फिर मेरे को मास और स्टेट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे सामने सर वॉल्यूम ऑफ आरसी आएंगे, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं पीवी इक्वल एनआरटी से कैलकुलेट कर सकता हूँ या तो, या फिर मुझे एज इट इज वॉल्यूम ऑफ आरसी मिल जाएगी, तब मैं वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, आपको एंथैल्पी एनर्जी का यूज करके एनआरसी के अंदर निकालनी पड़ती है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना आ गया। अब बच्चों अगर बात करी जाए वॉल्यूम ऑफ गैस की, तो मैंने बात कर ली। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा वॉल्यूम मेजर करने के लिए। बच्चों इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, इसको ना हम कैलकुलेट करते हैं। इसको आप मेजर नहीं, कैलकुलेट करते हो। आपको डायमेंशंस दिखेंगी, आपको आरसी की डायमेंशन दिखेंगे, उससे आप वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट जो होता है सर सिर्फ कोई डायमेंशन नापने के लिए हो सकता है, उसके बाद उन सारे डायमेंशंस को लेके हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है सर, मेजर नहीं कर सकते। वंश क्या कहना चाहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हाँ बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वो इसी में आ गया। आरसी में जो होती है उसकी वो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, पीवीबल एनआरटी से। ठीक है, लेकिन एनआरसी के अंदर नहीं निकाल सकते, उसके अंदर फिर ना आपको स्टेट फंक्शंस भी चाहिए, एनर्जी एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हो गया। इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है सर, यूनिट। हाँ बच्चों यूनिट्स होती है। यूनिट्स की बात करें तो बच्चों मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, एक यूनिट होती है बच्चों मीटर क्यूब, जो फेमस यूनिट्स है, और इसी से हमारे कन्वर्जन आ जाएंगे। बच्चों 1 मीटर क्यूब इक्वल 10 की पावर 3 लीटर, यानी कि सर 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या है, 1000 लीटर पानी हो सकते हैं। 1 मीटर क्यूब पानी के अंदर 1000 लीटर पानी। हाँ सर 1000 लीटर आ जाएगा 1 मीटर क्यूब में। बच्चों ये जो मैंने मार्क किया है ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको सीएम क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर की जगह सीएम रख दें। सर कैसे रखते हैं मीटर की जगह सीएम, लो बच्चों ये भी बता देते थोड़ा सा। हालांकि ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया हो मे भी, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया हो तो भी मुझे जरूरत है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाला आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे बच्चों 1 मीटर क्यूब को अगर मैं कन्वर्ट करके दिखाना चाहता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मीटर की जगह जो मीटर की वैल्यू होती है सेंटीमीटर की टर्म्स में वो लिख दूंगा, और इसका क्यूब हो गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है सर, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, अब बच्चों क्या होगा, ये क्या है 10 की पावर 2 की पावर 3, और सीएम क्यूब का मैंने सीएम क्यूब लिख दिया। इसको क्यूब को मैंने दो चीजों पे अप्लाई किया। ये बच्चों 10 की पावर 2 था, ठीक है, तो इस 10 की पावर 2 के ऊपर मैंने क्यूब अलग से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और सीएम क्यूब को मैं बाहर ले आया, इक्वल हो गया बच्चों 10 की पावर 3 लीटर। अब बच्चों क्या होगा, 10 की पावर 2 और उसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर 3 है जो पावर में, ये बच जाएगा बच्चों 10 की पावर 6, सॉरी, और ये आ गया, ये मेरी वैल्यू आ गई है। अब बच्चों ये 3 जो होगा इसके अंदर 3 10 की पावर छोड़ देगा, यहाँ से फाइनली कैलकुलेट करके आ जाएगा बच्चों मेरे पास 1 लीटर इक्वल 10 की पावर 3 CM क्यूब। ओके, तो ये हो गया बच्चों, कन्वर्जन आपको आ गया है। और आपको अगर कन्वर्जन धीरे धीरे और सीखने में आ जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आ जाएगा। आपको क्या याद रखना है, जो मैं आपको बच्चों मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से नहीं, अब की बार रेड से कर रहा हूँ, क्या आपकी
यहाँ पे ग्रीन पहले ही मिक्स हो चुका है। रेड से बच्चों जो मार्क किया है 1 मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ लीटर, उसके बाद बच्चों आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे बताएंगे अब तक, क्या सब लोग साथ चल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बच्चों ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि वॉल्यूम कैसे करते हैं और टेम्परेचर कैसे करते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। बच्चों टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का लेना देना बच्चों हमको क्यों पड़ता है केमिस्ट्री में जरूरत, उसका एक रीजन है बच्चों, हमें हीट फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल क्यू इन थर्मोडाइनमिक्स। उसके लिए बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी डेल टी की, यानी चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो सर फिर टी फाइनल और टी इनिशियल की भी जरूरत पड़ेगी? हाँ बच्चों पड़ेगी। तो सर इसको मेजर करने के लिए पहले से समझना पड़ेगा? हाँ बच्चों समझना पड़ेगा। तो बच्चों समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हीट से ही कनेक्ट करके बताना है, इसीलिए मैं हीट में शुरू किया। बच्चों ये जैसे अगर मैं मेरा एक वेसल लिया मैंने, इसके अंदर ना वाटर है, और ये बच्चों इसके ऊपर मेरी आइस है, ये मेरा वाटर है। अगर मैंने दोनों सिस्टम को है तो यहाँ पे, लेकिन मैं इनको साइड साइड में दिखाना चाहता हूँ, आइस और वाटर। बच्चों कोई मुझे ये बताओ कि ये आइस ना अभी पिघलेगी, अगर ये पानी में रखी हुई सबको पता है, अगर पानी के अंदर आइस डाल दोगे तो ये पिघलेगी। तो बच्चों आप लोग ना मुझे ये बताएंगे, अगर ये आइस पिघल जाती है तो हीट वाटर से आइस में आई होगी कि आइस से वाटर में गई होगी? इस आइस को पिघलाने के लिए वाटर से हीट आई होगी या वाटर में हीट गई होगी आइस से? ये बताएंगे बच्चों एक बार। वाटर टू आइस, ओके, बिल्कुल वंशिका आपने सही लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके बच्चों, आइस में हीट आएगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं वाटर से आइस में हीट आएगी, दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आई कि वाटर से आइस में हीट आएगी। इस कंक्लूजन के ऊपर बच्चों पता आप क्यों पहुंचे हो? टी वाटर एंड टी आइस जो है, टी वाटर बच्चों ज्यादा है टी आइस से, इसलिए बच्चों आपने कहा। इससे बच्चों आपने इनडायरेक्टली अपने दिमाग में यही देखा कि सर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपके दिमाग ने पता है सबकॉन्शियस में ये चीज फीड कर रखी है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, उससे टेम्परेचर लो की तरफ ना हमारा हीट फ्लो करता है। यहाँ की एच यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ एच एफ, ऐसा होता है सर, हाई से ना लो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने ये तो बता दिया कि हाई से लो की तरफ जाएगा, क्या हाई से लो की तरफ जाना इस बात को नहीं दर्शाता कि डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो? सर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो बच्चों क्या होगा? मैंने मान लो ये पानी की बकेट ली फिर से, इसके अंदर बच्चों मैंने दो लेवल बनाया, स्टार्टिंग में एट टी इक्वल जीरो, ये टी बच्चों टाइम वाला है, छोटा वाला लिखा है मैंने, बड़ा वाले टी से हम टेम्परेचर लिखे। ठीक है, इस पूरे वाटर का यानी दोनों लेयर्स का बच्चों टेम्परेचर टी था। अगर बच्चों में बाहर से कोई हीट नहीं दे रहा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपर लेयर की जो टेम्परेचर है अब T1 हो जाए और लोअर वाली की T2 हो जाए? बाहर से कोई हीट आ नहीं रही, ऐसा हो सकता है इसके हीट एक्सचेंज से? क्या बच्चों ऐसा हो सकता है रखी हुई बाल्टी के अंदर वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाए ऊपर नीचे की लेयर्स के अंदर, ऊपर गर्म पानी इकट्ठा हो जाए नीचे ठंडा पानी हो जाए, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम थे? नहीं हो सकता ना बच्चों, आपने नो कहा है। बच्चों इसका रीजन ये है कि जब डेल टी जीरो होता है ना, डेल टी इक्वल जीरो, तो बच्चों हीट फ्लो भी जीरो हो जाता है। यानी कि सर हीट फ्लो होने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए दो बॉडीज के बीच में, अगर नहीं होगा ना सर टेम्परेचर डिफरेंस, तो जो आपने ऊपर एच टी से लो टी बताया है ना कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगा, सर उसका फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई कुछ कहीं जाएगा ही नहीं। अगर कोई कुछ कहीं जाएगा ही नहीं तो कौन कहाँ से क्या जाएगा, इस नॉलेज का भी हमें कोई मतलब नहीं है। सर ये एक बार और बता दो, क्लियर क्लास ली हो गई थी? ओके बच्चे, मैंने सिर्फ इतना कहा है। एक बार ये बताइए आपको ऊपर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो गया था या दोनों ही बताने हैं? एच टी टू लो टी ये हो गया था? नहीं नहीं, गैस लो नहीं पढ़े बच्चे हमने, गैस लो नहीं पढ़े हैं अभी, हम सिर्फ
टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर के अंदर बच्चे मैंने ये कहा है कि डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा होगा तभी ही डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि बच्चे हीट फ्लो करने के लिए मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दो बॉडीज के बीच में। अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो उनके अंदर हीट फ्लो बच्चे नहीं होगा। अगर तुम दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो सर हीट फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में होगा बच्चे, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई है आपको, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं ऊपर, कि बच्चे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही हीट फ्लो होता है। इसका एग्जांपल बच्चों मैंने आपको वाटर और आइस से दिखाया है कि अगर वाटर की बकेट के अंदर मैं आइस डाल देता हूं तो वाटर से हीट फ्लो होकर आइस की तरफ जाती है और वो आइस भी अब पिघल जाती है। तो बच्चे ये दो बातें की है मैंने कि टेम्परेचर जो है वो अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो तो ही हीट फ्लो होगा, और अगर तब होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं ऊपर नीचे, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि आई होप उनकी कोई जरूरत है नहीं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि सर एक जगह से दूसरी जगह पे हीट फ्लो होने के लिए उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। एक पानी की रखी हुई बाल्टी के अंदर अपने आप टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ जाएगा ऊपर और नीचे की लेयर्स के अंदर, हमको उसके बीच में पहले से कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर दोनों के बीच में ऊपर नीचे की लेयर के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है तो हाँ सर एक हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ वाली लेयर के अंदर हीट का फ्लो होगा सर, और जब वो हीट का फ्लो होगा तो उन दोनों के टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि मेरे को डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए हीट फ्लो होने के लिए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और ये पता लगाने के लिए कि क्या डेल टी जीरो है कि नहीं है, मुझे टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर पता होने के लिए बच्चों में एक सिंपल सा डिवाइस यूज करता हूं जिसका नाम है बच्चों थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो इंस्ट्रूमेंट हो गई बच्चों टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर। ठीक है, ये तो सबने देख रखा है, डॉक्टर के पास जाते हैं बार बार तो हमारा टेम्परेचर जो, ओके इट्स ओके वंशिका, ठीक है ठीक है, आगे ना समझ में आना ही जरूरी है। और अगर कभी कुछ समझ में ना आए, आज के लेक्चर के अंदर तो ऐसा है जो चीज पीछे छूट गई उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट में कवर करेंगे तो भी समझ आ जाएगा। कनेक्टेड नहीं जाना चाहिए, वॉल्यूम टेम्परेचर से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। आपको अगर वॉल्यूम समझ आ गया टेम्परेचर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए ना जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा वो हो गया है अब थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है कुछ ऐसा ही दिखता है, इस पेन के जैसा ही। तो बच्चों थर्मोमीटर जो होता है वो मेरा इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, आपको पता है लेकिन इसको फिर से रिपीट किया गया है फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया थर्मोमीटर, वरना सबको पता है, हर बच्चे को पता है सर टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। हमारा डॉक्टर ने कई बार टेम्परेचर मेजर किया है जब बुखार हो जाता है। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर हो गया। बच्चों इसकी यूनिट्स की अगर बात करें, यूनिट्स जो है बच्चों केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हमारे काम की पहली दो है बच्चों केल्विन और फ़ारेनहाइट। बच्चों केल्विन और केल्विन और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट नहीं है। फ़ारेनहाइट जो है यूएस वगैरह में यूज होती है, हमारे सिस्टम के अंदर हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं जितनी भी इंडियन सिस्टम के अंदर केल्विन और सेल्सियस का ही यूज होता है, बिल्कुल। तो बच्चों जी इसका ना यूनिट कन्वर्जन अगर देखना चाहूँ, केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है ना बच्चे तो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। मेरे को ये चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है सर, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री भी नहीं आता। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज ना आपको कॉपी में नोट कर लेनी अभी, क्योंकि ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप आगे की यूनिट कन्वर्जन करेंगे। अब बच्चों बाकी जगह के ऊपर जब यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहे होते हैं, यहाँ पे ना एडिशन होता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया ना, तो इसका मतलब है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं लिख दूंगा 273.15 केल्विन। और बच्चों 1 सेल्सियस इक्वल 1 केल्विन होता है स्केल में। अगर किसी ने स्केल्स पढ़ेंगे ना तो आप इस सेल्सियस को केल्विन लिखना सीख जाओगे। मैं आपको और तरीका बता दूंगा कन्वर्जन का ताकि ये कंफ्यूजिंग वाला ना हो आपका। इसको केल्विन लिख दिया मैंने सीधे सीधे 275.15 केल्विन, ये मेरा आ जाएगा क्या 2 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूँ कुछ भी नहीं करना, जितना भी आपका 2 डिग्री सेल्सियस जो है इक्वल 273.15 प्लस 2 केल्विन, यानी कि आप क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, जितना आपका सेल्सियस में लिखा है ना उसके अंदर आप 2 जोड़ देंगे और पीछे केल्विन लिख देंगे, तो आपका केल्विन में कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप 15 को हटा दो, अप्रोक्स ना 273 भी लिख सकते हो सीधे सीधे। यानी कि सर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों, आप लोग बताएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो केल्विन में कितना होता है, हाउ मच इज 100 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन बच्चों,
ओके, बिल्कुल, बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सबके सही आंसर है, वाह बच्चों। तो आपको आता है केल्विन का कन्वर्जन भी सेल्सियस से, ठीक है। केल्विन को फिर ना आप सेल्सियस में भी कर पाओगे, लेकिन ज्यादातर आपको यही जरूरत पड़ेगी कि आप सेल्सियस को केल्विन में कर रहे हैं, मैंने वो करके दिखा दिया। अगर केल्विन को सेल्सियस में करना है तो हम 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे सर, ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद सर फिर आगे बढ़े तो बच्चों मैंने ना ऊपर ये आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, अब इस स्लाइड्स हमारी आगे पीछे चल रही है, मैं आगे लिख के दिखा रहा हूँ। तो बच्चों ये वाली स्लाइड जो है ना आइडियल गैस की, इसके अंदर कुछ लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो हमारी एक स्लाइड पे हम वापस आ जाते हैं आइडियल गैस की स्लाइड पे। आइडियल गैस बच्चों कैसी गैस होती है सर? ये रियल गैस नहीं होती, जितनी भी गैस हम दुनिया में देख सकते हैं उनमें से कोई भी आइडियल गैस नहीं होती सर। ये ना हमने केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए सर आइडियल गैस का एक हम फंडा ले आए हैं। इस फंडे से क्या होता है सर, हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाते हैं सर। लिक्विड वगैरह होते हैं ना, इनके टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर के बीच में रिलेशन सेटअप करना बहुत आसान होता है, लेकिन सर गैसेज जो होती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाती हैं एक कैलकुलेशन करने के लिए, रियल कैलकुलेशन करने के लिए। तो सर हमने ना एक आइडियल गैस नाम की चीज मानी, उसके अंदर ना हमने कुछ कुछ अजम्पशन कर लिए, वो अजम्पशंस करने की वजह से ना सर अब हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो सर हम ना अभी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग आइडियल गैस के हिसाब से डेवलप करते हैं। उसके बाद सर क्या होता है कि जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं फिर हम रियल गैस समझ लेते हैं। आइडियल गैस से सर रियल गैस में जाना आसान है, लेकिन रियल गैस सीधा पढ़ना सर मुश्किल होता है। इसलिए सर किसी ने कहा कि कुछ कुछ अजम्पशन मान लो, फिर ना केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। वो अजम्पशन मानने के बाद ना बच्चों ये रियल गैस नहीं बचेगी और वो आइडियल गैस बन जाएगी। वो अजम्पशंस क्या है बच्चों, ये तीनों हमें याद रखना है क्योंकि ये पेपर में सीधे आएंगे। इसके अलावा आपको आइडियल गैस के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है बच्चों कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनेटिव कंसेप्ट है, ये रियलिटी में नहीं होती। रियलिटी में कोई भी गैस बच्चों आइडियल गैस नहीं होती, ठीक है। सर रियल गैस फिर कब पढ़ेंगे? रियल गैस का बच्चों ना आपका 11th में एक चैप्टर होता है, छोटा सा होता है, चैप्टर होता है, या फिर आपका एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, वैसे तो अगर जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से चैप्टर ही पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में भी कहीं पे रियल गैसेस का थोड़ा सा जिक्र होता है, उतना ही चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। एक्चुअली पीवी इक्वल एनआरटी नाम की आइडियल गैस इक्वेशन जब बच्चों हम निकालेंगे तो उस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाएंगे, पी के अंदर कुछ ऐड कर दिया जाएगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे, कुछ वी में लिखा जाएगा, ऐसे करके बच्चों रियल गैस के लिए फॉर्मूले आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ईजी आने वाला है, क्या आने वाला है सर? पी वी इक्वल एन आर टी, ठीक है सर। अब सर ये अजम्पशन का क्या करना है? अजम्पशन बच्चों रटने हैं, एक बार समझने हैं और फिर रट देने हैं। बच्चों ये कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है ना वो जीरो होगा। सर अभी तो ऊपर आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बच्चों, होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर इंक्लूड करेंगे तो हमारे पीवी पर एनआरटी नहीं बनेगी। यानी कि सर होता है रियल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, लेकिन आइडियल गैस के अंदर मानते हैं जीरो, ठीक है। क्यों मानते हैं सर? उससे क्या फर्क पड़ता है इक्वेशन पे? हमारा काम अभी नहीं है, रियल गैस में समझेंगे। जब हम रियल गैस की इक्वेशन निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को जीरो मानना पड़ा। अभी के लिए हमने क्या किया, हमने रट लिया। रट क्यों रहे सर? फिर अगर कभी काम आएगा, रट इसलिए रहे बच्चों क्योंकि ये ना ये पूरी की पूरी लाइन आपकी सीधी की सीधी पेपर में आएगी कि रियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल गैस के लिए क्या जंक्शन होता है। इनमें से तीन आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अंदर से कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके ऑप्शंस में कोई भी हो सकता है, तो आपको टिक करना है सिर्फ, ठीक है। तो बच्चों आपको अगर टिक करना है ये, तो आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि इसके अंदर पता है सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होगा, एक नोट लिख दो, ये बदल गई। तो अगर आपको रटे हुए नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए बच्चों आपको एज इट इज याद होने चाहिए, ठीक है। आप नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो होनी चाहिए। सर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन सी? वही आयन, इंड्यूस्ड आयन और ये सब चीजों वाली, हाँ बच्चों वही वाली, इंड्यूस्ड डाइपोल वाली, सॉरी वही वाली जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं वो बच्चों गैस के अंदर जीरो मानते हैं। कौन सी गैस में सर? आइडियल गैस के अंदर जीरो मानते हैं सर, गैस में नहीं, रियल गैस के अंदर तो होती है वो, आइडियल गैस के अंदर नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चल गया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना जीरो होनी चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद देखो जी वॉल्यूम जो है वो भी बहुत छोटी माननी पड़ेगी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की बच्चों कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगी, हर चीज की अपनी मॉलिक्यूल की जो है वॉल्यूम में अगर डायमेंशंस होनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ना न्यूक्लियस से किसी दूरी पे तो इलेक्ट्रॉन होगा, वो वही उसका वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन सर न्यूक्लियस भी अगर वॉल्यूम भी हम एक बार के लिए सोच ले कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ना हो, तो भी न्यूक्लियस भी कुछ तो वॉल्यूम घेरेगा, लेकिन हमें चाहिए होती है बच्चों ऑलमोस्ट जीरो। टेंडिंग जीरो का मतलब होता है बच्चों बहुत कम, बहुत कम। तो हम जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मानते हैं वो टेंडिंग जीरो मानते हैं, इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे वेरी स्मॉल के आगे भी ना कई सारे वेरी आएंगे, वेरी 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 वेरी, क्योंकि हम इसको इनफाइटेनिसमली स्मॉल मानते हैं। इनफाइटेनिसमली स्मॉल का मतलब होता है बच्चों बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो।
तो बच्चों मॉलिक्यूल की वॉल्यूम जो है, हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सर, O2 गैस का मॉलिक्यूल। O2 अगर हम किसी कंटेनर में भर रहे हैं तो उन सब मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम बहुत कम मान लेंगे, बहुत कम होगी उनकी वॉल्यूम, किसकी, सिर्फ वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी बच्चों, वो मॉलिक्यूल जिस एरिया में फैले हुए हैं वो जीरो नहीं माननी, वो वॉल्यूम ऑफ गैस है। मैंने किसकी माननी है, उन पार्टिकल्स की वॉल्यूम जीरो माननी है, वो जिस एरिया में फैले हुए हैं वो उस वॉल्यूम की, उस गैस की वॉल्यूम बनाई जाएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस होती है जिस एरिया में मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होता है जितनी वो छोटा सा मॉलिक्यूल जगह घेर रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना सर, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो तो नहीं हो जाएगी, नहीं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो नहीं होगी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होगा, जो उसको बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, वो बिल्कुल टेंडिंग जीरो जितने हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस तो पूरी बड़ी मॉलिक्यूल, सॉरी बड़ी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बच्चों रहेगी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गई कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमने कम माना है, अजम्पशन किया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये तो सर हमें पहले ही पता है, विद ईच अदर। बच्चों एक अजम्पशन होता है कि मान लो ये तीन है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे टकराएगा और इससे नहीं टकराएगा। रियल कंडीशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट से टकराए, सेकंड से ना टकराए, लेकिन आइडियल के अंदर हम मानते हैं कि इसको भी हिट करेगा, इसको भी हिट करेगा, दोनों के बीच में इक्वल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा। इससे क्या होगा कि हमारा पूरे के पूरे गैस के अंदर टेम्परेचर सेम रहेगा। एक्चुअली ऐसा टेम्परेचर का डिफरेंस होना पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन स्लाइट वेरिएशन टेम्परेचर में आ जाता है। अगर ये इसको तो टक्कर मारेगा और इसको नहीं मारेगा, सर टक्कर का टेम्परेचर क्या लेना देना है बच्चों। जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि टक्कर से स्पीड डिसाइड होती है, और स्पीड एक तरीके से टेम्परेचर को डिसाइड करती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सर टेम्परेचर जो है स्पीड का ही मेजरमेंट होता है। तो बच्चों अगर ये दोनों से टक्कर नहीं खाएगा ना, सिर्फ किसी एक को अपनी सारी एनर्जी देगा या फिर कुछ एनर्जी देगा और सेकंड को कम देगा, तो हमारी आइडियल गैस असम्पशन काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों हम काम करते हैं ऐसा कि हम ये मान के चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, पूरी वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उस पूरी वॉल्यूम के अंदर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस जितनी है उस पूरी वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के साथ कोलाइड करता है, सब लोग एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, इक्वल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलिजन करते हैं। इतना है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं बच्चों तो एक बार वाई लिख दीजिए, उसके बाद तो आपको रटने ही है। अगर समझ आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रटने हैं। रियल गैस में फिर इनके बारे में खोल के बात करी जाएगी, एक एक पॉइंट, एक एक दो दो पेजेस के लिए पढ़ा जाए। ठीक है, अभी के लिए तो कुल मिला के रटने हैं, लेकिन रटने के लिए भी थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर योर रिस्पॉन्स। इसको बच्चों ये वाली स्लाइड को ना मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ लिखो। गैस लॉज जो है ना बच्चों, वो रिलेशनशिप है इन चार चीजों के बीच में। किसके बीच में सर, मास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसके लिए ना बच्चों हम तीन चार लॉज पढ़ेंगे, उन सब लॉज के कॉम्बिनेशन से हम फाइनली पीवी इक्वल एनआरटी बना लेंगे। बहुत फेवरेट होती है हर आदमी की केमिस्ट्री के अंदर, सारे के सारे सवाल इससे हो जाते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड। पी इक्वल एनआरटी से जो अलग अलग इसके लॉज है ना, वो तो हो जाते हैं हमारे लिए कॉम्प्लिकेट अगर उनसे हम क्वेश्चन का आंसर निकालने चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लॉज पढ़ते हैं, उन लॉज को कंबाइन करके पीवी इक्वल एनआरटी बना लेते हैं। ठीक है सर। सर जो ये मास है, पीवी इक्वल एनआरटी में एम कहाँ होता है मास का बच्चों, एम नहीं होता है, एन होता है। तो मैं यहीं पे स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको हम ना मोल्स लेंगे, और मोल्स की जगह एन जो इसका सिंबल होता है। सर मोल्स लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, जितने मोल्स होते हैं ना वो ही मास को डिसाइड करते हैं। अगर बच्चों मोल्स जो है मास के प्रोपोर्शनल होते हैं, इससे क्या होता है, एन इक्वल के टी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो के कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, तो के एम, सॉरी एन इक्वल के एम लिख दिया बच्चों मैंने, जैसे जैसे यहाँ पे एक बार साफ साफ लिख देते हैं। अगर बच्चों मैंने एन इक्वल के एम लिख दिया, एन इक्वल के एम, तो जब हम रियल इक्वेशन के अंदर ना एम को एन से रिप्लेस करेंगे तो के कांस्टेंट होगा, वो एक बड़ा कांस्टेंट है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, उसके अंदर बच्चों हम इंक्लूड कर देते हैं। उसके अंदर जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि बच्चों अगर हम हर बार मास से कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो उसके लिए डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हर बार एक अलग गैस कांस्टेंट की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हर बार गैस कांस्टेंट अलग आता है। हम चाहते हैं हम एक ही गैस कांस्टेंट से हर गैस को डील कर लें, उसके लिए बच्चों हम मोल्स की टर्म में निकालते हैं पीवी इक्वल एनआरटी। पीवी इक्वल एनआरटी की जगह बच्चों पीवी इक्वल एमआरटी भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में क्या करते हैं, इस एन को फिर एम से रिप्लेस कर लेते हैं। जब बच्चे इसको एम से रिप्लेस कर लेते हैं तो ये वाला जो आर होता है ये हर गैस के लिए चेंज होता है। हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते बच्चों, हमें ना यही चीज जो है
यूज करनी है, एक ही आर यूज करना है। उस आर की मैं आपको वैल्यू बताऊंगा जब लास्ट में मैं आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करूंगा। अभी के लिए हमें बच्चों सिर्फ इतना याद रखना है कि हम मोल्स यूज करेंगे ना कि मास यूज करेंगे। ठीक है सर, अगर मास यूज नहीं करेंगे मोल्स यूज करेंगे तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आपको बच्चों सिर्फ ये याद रखना है, कहीं पे अगर इस स्लाइड के अंदर बार बार मास लिख रखा है, उस मास का मतलब मास नहीं है, मोल्स है। आप लोगों के लिए, आपके लिए वो मोल्स में ही डीलिंग होगी। आप आगे जब क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपके लिए मोल्स ही आएगा। बच्चों मैं पहले लॉ की अगर बात करना चाहूँ तो पहला लॉ होता है बच्चों मेरा बॉयल्स लॉ। अब देखो बच्चों इसके अंदर पता है क्या होगा, सारे लॉज के अंदर हाँ जी वंशिका इतने ही होते हैं, बिल्कुल अलग अलग जो होते हैं वो मैं आपको आप लोगों को इसमें डिस्कस भी करूंगा शायद क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। अभी के लिए बच्चे देखो हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास मैंने 4 चीजों का नाम लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन 4 थिंग्स। वहां पे लिख रखा था मास, मैंने बोला मोल्स। मोल्स किससे लिखे जाते हैं सर, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी। सर इनके बीच में ना मैं रिलेशन बताने वाला हूँ। रिलेशन कैसे बताएंगे बच्चों, मैं ना किन्हीं दो को Ne2 को कांस्टेंट कर दूंगा। जब Ne2 कांस्टेंट हो जाएंगे तो बच्चों मैं बाकी के दो के अंदर कोई रिलेशनशिप बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही पता नहीं कौन सा लॉ लिख दिया, मुझे नहीं पता। जब N और P कांस्टेंट हो जाएंगे तो V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक लॉ होता है। आगे ये सब चीजें ना, क्योंकि मैं लॉ लिखता हूँ P इक्वल NRT से, मुझे याद आ जाता है कि मैंने ये चीज कांस्टेंट करी तो P इक्वल NRT में जो चीज कांस्टेंट करी बाकी लोगों को बीच में प्रोपोर्शनल लिख के लिख दो। तो बच्चों करना क्या है, एन पी वी और टी के अंदर से पेयर बनाएंगे। Ne2 को हम Ne2 विल बी कांस्टेंट एंड रिलेशन। एन बच्चों पर लिखने का मतलब TION होता है, रिलेशन बिटवीन अदर टू इज मेंशन। तो बच्चों यही करते हुए हम आपको याद रखना है, देखो क्योंकि आपके पेपर में आने वाला है कि बॉयल्स लॉ के अंदर किसको कांस्टेंट किया जाता है, किसके बीच में रिलेशन होता है, हो सकता है आगे आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता हो। मेरे को तो जब पढ़ाना होता है मेरे सामने लिखा होता है कौन सा बॉयल्स लॉ है, मैं इसी के अंदर से देख लेता हूँ, मेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको जरूरी ये याद रखना है बच्चों की बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली कौन सा होता है, इसके अंदर कौन लोग कांस्टेंट रखे जाते हैं। तो जो बॉयल्स लॉ के अंदर ना टी एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, तो इसके अंदर टी और एन होते हैं। इसके अंदर बच्चों टी और एन जो है हम कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, एन बच्चों जनरली कांस्टेंट ही मान लेते हैं क्योंकि फिक्स कंटेनर होता है ना, उस कंटेनर के अंदर से गैस ना ही आउट जा सकती ना ही इन आ सकती, तो एन इक्वल कांस्टेंट अपने आप ही अज्यूम्ड होता है। ये लिख रहा है इस साइड के अंदर लिख रहा है टी इक्वल कांस्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ टी के साथ एन भी कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट अपने आप हो जाता है क्योंकि हमें कंटेनर के अंदर गैस ले रहे हैं, उससे गैस ना ही बाहर जा सकती ना ही अंदर आ सकती। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर भी नहीं जा सकते अंदर भी नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब उसके मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मोल्स क्या है, मोल्स गिनती तो मॉलिक्यूल्स के, अगर मॉलिक्यूल्स ना बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं तो गिनती कांस्टेंट रहेगी। अगर गिनती कांस्टेंट रहेगी तो मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है सर, टी और एन हमारे कांस्टेंट है। तो उसके बाद सर रिलेशन बताइए। उसके बाद बच्चों ये कहता है कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ये हो गया बच्चों हमारा बॉयल्स लॉ। इसका मतलब अगर हम समझना चाहें तो बच्चों ये कहता है कि अगर मेरे ऐसे 3 मैंने कंटेनर ले लिए बच्चों, पहले का वॉल्यूम है P1 और V1, मैं बच्चों V2 लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं P1 का आपसे रिलेशन पूछूंगा। बच्चों एक बात ना आपको इस डायग्राम से क्लियरली दिख रही है कि जो V2 है वो है मोर देन V1। और बच्चों अगर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन को अगर बच्चों आपको अब तक तो समझ आ ही जाता होगा इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है। इनवर्स का मतलब है बच्चों अगर V ज्यादा तो P कम, अगर V चेंज ज्यादा हुआ है, ज्यादा की तरफ हुआ है, अगर V बढ़ा है तो P घटा होगा, अगर बच्चों V घटा होगा तो P बढ़ा होगा। बस इतना ही मतलब होता है इनवर्स रिलेशन का। तो बच्चों अब आप मेरे को ये बताइए कि जो मेरा V2 है वो V1 से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो P1 जो है वो घटा होगा कि बड़ा होगा, यानी कि P2 एंड P1 में आपको मेरे को रिलेशन बताना है। आपको ये बताना है P2 इज L देन P1, L फॉर लेस, और P2 इज M देन P1 यानी कि मोर देन P1। आप ये बताइए बच्चों, L एंड M लिख दीजिए कि P2 L होगा P1 से कि M होगा यानी कि मोर होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं देखना। अगर वॉल्यूम घट रही होगी तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, अगर बढ़ रहा होगा तो M आ जाएगा। अगर वॉल्यूम घट रही है तो फिर सर प्रेशर ना घट रहा होगा तो फिर L आ जाएगा। बच्चों लिख के बताइए जल्दी जल्दी, P2 इज लेस देन P1 और P2 इज मोर देन P1। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, बिल्कुल सही मिल रहे हैं।
बस ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, अपना काम हो गया। तो सर P2 इज लेस देन P1, खत्म, हमारा बॉयल्स लॉ खत्म हो गया बच्चों। अगर आपको ये चीज निकालनी आ गई तो यही बॉयल्स लॉ है, आगे आप न्यूमेरिकल तो कर ही लोगे। अच्छा, इसकी ना एक और फॉर्म लिख सकते हो आप बच्चों, PV इक्वल के, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं लिखूं PV इक्वल के अंदर मैंने कोई एक टाइम के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम लिए P1 और V1, मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, वो क्या होगा बच्चों, एक कांस्टेंट होगा, यानी कि K, यानी कि कोई भी P और V की वैल्यू ले लो, उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम रहेगा। तो PV इक्वल के हो गया सर, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। फिर मैंने कहा सर किसी और टाइम के ऊपर ना उसी गैस का प्रेशर P2 हो गया और V2 हो गया वॉल्यूम, तो सर वो तो के रहना चाहिए, क्योंकि सर ये तो कांस्टेंट है, यही तो लो है कि पी वी इक्वल के रहेगा, पी की वैल्यू कुछ हो जाए चाहे वी की वैल्यू कुछ हो जाए। तो सर अगर आपने पी की वैल्यू P2 कर दी है ना P1 से, तो और V1 की V2 कर दी, तो भी सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के ही रहेगा, ठीक है। बात मान लेते हैं सर के ही रहेगा। फिर तो बच्चों हम एक बात लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स P2 V2, दैट्स इट। बोलो बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, ये समझ में आया कि प्रोडक्ट जो है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे प्रेशर की वैल्यू कुछ भी हो जाए, चाहे वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी हो जाए, वॉल्यूम की वैल्यू V2 हो V1 हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग P1 हो P2 हो, इनका प्रोडक्ट हमेशा के रहेगा, ठीक है बच्चों। आपको अगर ये समझ में आया है तो फिर मैं अब इसको साफ लिखूंगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। बॉयल लॉ की बच्चों दो स्टेटमेंट है, दो आपके काम आएंगे, काम आएंगे सर, क्वेश्चंस में आएंगे ना पक्का, हाँ क्वेश्चंस में आएंगे और जिंदगी में भी आएंगे। आप बीटेक वगैरह में जाओगे या जिस भी चीज में कोई पढ़ने जाओगे, कोई भी डिग्री पढ़ेगा, तो ये तो एक कॉमन बात है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड P1 V1 equals P2 V2, also PV equal K। बच्चों ये जो चीज है, ये तीन चीजें आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए, या आप डिराइव कर लो, चाहे आप P डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V से आप डायरेक्टली ये सारी की सारी चीजें डिराइव कर सकते हो। इस वन से आप 1 2 और 3 ये सारी डिराइव कर सकते हो बच्चों। अभी जिसको याद रखने हो याद रख लो, जो डिराइव कर सकते हो अपने डिराइव कर लेना, ठीक है। क्या लिखा है सर, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये हो गया सर 1 हो गया मेरा। 2 लिखा है सर आपने PV इक्वल के मतलब कांस्टेंट, ठीक है सर, ये दूसरा भी याद कर लिया। और सर तीसरा क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल P2 V2, सर ये तीसरा, सर कभी नहीं भूलेंगे पूरी जिंदगी, ठीक है बच्चों। ये हो गए आपके, हो गए P1 V1 के रिलेशन और P2 V2 के रिलेशन। अगर ये हो गया ना बच्चों, उसके बाद ना थोड़े से ग्राफ समझ लेते हैं। नीचे ना मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर बच्चों काफी तरह के ग्राफ हैं, लॉग वगैरह के भी ग्राफ इंक्लूडेड है। मेरे को आपको सिर्फ एक ग्राफ बताना है, उसी को बता के मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। क्लास का टाइम हो चुका है, 10 मिनट में जरूर लूंगा, एक और लो आज करा के जाऊंगा, और सब लोग उसके लिए रुकेंगे भी, क्योंकि सबको अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है। और अगर मेरे को अगर आप लोगों ने कहा तो मैं भी 10 और मिनट ले लूंगा, ताकि हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाए। अगर आप लोग ओके हो, आपकी और क्लासेस ना हो, खाने वाने की जल्दी ना हो, तो देख लेंगे, वो आप लोगों से पहले पूछूंगा, ठीक है। अभी के लिए 8:52 हुए हैं, 9:02 तक मान के चलिए क्लास हम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक या दो लो हो जाएंगे बच्चों। बच्चों ये जो है आपके ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स के अंदर से जो पहला ग्राफ है P और V का, बच्चों ये आपको याद रखना है, और इसके अंदर भी सिर्फ एक याद रखना है। इसके अंदर बच्चों यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है T1 T2 और T3 का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बता रखा है कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा और कौन सा ग्राफ नीचे होगा। बच्चों ये सारी चीजें ना मैं आपको BOM पढ़ाने के बाद ही समझा पाऊंगा। उसके अंदर आपको एक गिवन वैल्यू के लिए, अगर V के लिए मेरे को P की वैल्यूज देखनी है सारी, ये सब चीजें ना एक बार ग्राफ्स वगैरह डिस्कस करके ग्राफ कैसे समझते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना सीधा पेपर में छप जाएगा कि अगर बॉयल्स लॉ हमारा है T और N कांस्टेंट है, तो क्या P और V का ग्राफ ऐसा होगा, A ऐसा, B ऐसा, या C पैराबोला, P V ऐसे करके आएगा। बच्चा आपको याद रखना है A, यानी कि ये वाला ग्राफ होता है P और V के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों आपका। थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह पे आएगा PV ग्राफ और TS के अंदर T टेम्परेचर होता है, S जो है एंथैल्पी होती है। ये दो ग्राफ्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि P और V का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सर्कुलर सा, ठीक है। ये ग्राफ को अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के, तो एसिम्प्टोट बोलते हैं बच्चों, यानी कि ऊपर जाके ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ऐसे इधर आके ये दोनों के दोनों अपने एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे एंड दे रीच
इन्फिनिटी, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट चलते जाएंगे। बच्चों ये ग्राफ आपको याद रखना है पी और वी का। बाकी के जो बच्चों ग्राफ है पी वर्सेस 1/v, इसको भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन याद है, क्योंकि बच्चों ये ना कंप्लीटली अब मैथ है, और अगर आपको मैथ क्लियर नहीं है तो फिर ग्राफ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पूरी मैथ की क्लास तो अलग से ही होगी, अभी मैं आपको ना मैथ्स नहीं समझा सकता, लेकिन किसी किसी बच्चे को मैं मान के चल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और हो जाएगा। बच्चों अगर हम P और 1/v का ग्राफ लिखना चाहता हूँ ना, मैंने लिखा था P डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो बच्चों P इक्वल आ जाएगा बच्चों K.1/v। बच्चों इस पूरे को अगर मैं x लिख लूं और इस पूरे को मैं y लिख लूं, तो क्या बच्चों ये कुछ y इक्वल kx जैसा लग रहा है? बच्चों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, यानी कि सर अगर x एक्सिस के ऊपर मैंने 1/v लिख दिया है और p जो है वो मेरा y है, y एक्सिस, तो सर मेरा स्ट्रेट लाइन का कर्व आएगा। हाँ बच्चों स्ट्रेट लाइन का कर्व आएगा। बच्चों ये दो कर्व्स जो है आपको क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों बाकी के कर्व जो है लॉग वाले जो है ये ना फिर कभी डिस्कस करेंगे हम लॉग पढ़ने के बाद, क्योंकि सब बच्चों को ना लॉग की प्रॉपर्टीज याद नहीं कि लॉग एम एन जो होता है लॉग एम प्लस एन हो जाएगा, ये सब चीजें आपको क्लियर नहीं, सबको नहीं होंगी, मतलब कुछ बच्चों को आती भी होंगी, किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया तो वहां पे सर ने पढ़ा दिया होगा, लेकिन हमारा काम है बच्चों सबको साथ लेके चलना, इसलिए ये वाले ग्राफ्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बच्चों अगले लॉ पे चलते हैं। ये बच्चों ये वाला बॉयल्स लॉ आपका क्लियर हो गया, बॉयल्स लॉ आपका खत्म हो जाता है, जो ये तीन चीजें मैंने आपको लिखी है मेनली इस पे खत्म हो जाता है, उसके बाद काम जो है मैथ्स का बच जाता है कि ना आप ग्राफ लिख सके। हमारा बॉयल्स लॉ मेन इतना है, अब ग्राफ तो थोड़ा सा मैथ अगर आपको आता है फिर आप सारे लिख सकते हैं। और बच्चों अगर किसी का ना मैथ से इशू है मतलब, तो ना जैसे जैसे आप 12th तक जाओगे ना काफी मैथ्स आपका होता जाएगा, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ मैथ जिनका बायो है जिनके पास, उनके लिए बेसिक्स ऑफ मैथ ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको सारी 11th और 12th का सारा मैथ जो काम का है मेन मेन चीजें सिखा दी जाती हैं, कैसे ग्राफ पढ़े जाते हैं, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, ये सिखा दिया जाता है। बाकी जो फिजिक्स वाले बच्चे सॉरी मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनका धीरे धीरे मैथ्स आता जाता है, और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ मैथ यूज हो रहा है वो यूज कर लेते हैं। बायो वाले ने कहा हम सर लेकिन आता है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो बायो वाले हैं उनको भी आता है, ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको भी बेसिक्स ऑफ मैथ्स जो है पढ़ने की जरूरत है, सबको होती है, क्योंकि इसके अंदर और भी आगे चीजें आएंगी। आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब भी पढ़ाई जाती है, तो मैं भी आपको स्कूल में बच्चों पढ़ा रखी है, लेकिन मेरे को अभी क्लियर नहीं है, तो एक बार ना हम बेसिक्स ऑफ मैथ्स की क्लास प्लान करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी ग्राफ समझा दूंगा। अभी के लिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रखा है वो कह रहा है मिनिमम प्रेशर टू कंप्रेस 500 डीएम क्यूब, ठीक है बच्चों, डीएम क्यूब है यानी कि मीटर क्यूब वाली जो टर्म है, ऐसा स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है तो हम ऑनलाइन लेते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे ये होता है, सब लोग मैनेज करते हैं, ठीक है बच्चों। पी आपको ये जो है ना, पी नहीं है, मिनिमम प्रेशर हमको निकालना है, वो मिनिमम पी P1 है कि P2 ये अभी आपको पता चलेगा। अभी के लिए आपको ये पता चला है कि कंप्रेस 500 डीएम क्यूब, कंप्रेस शब्द अगर आएगा तो बच्चे पक्का वॉल्यूम का ही बोल रहे होंगे, और मीटर क्यूब आ गया तो हमें यूनिट से पता चल गया कि सर ये ना वॉल्यूम है, और कंप्रेस पहले लिख रखा है, यानी इस वॉल्यूम के ऊपर जो है कुछ प्रोसेस होने वाला है, यानी कि सर ये V1 है, इसी से शुरू हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों हम V1 लिखेंगे 500 डीएम क्यूब एट 1 बार, यानी कि ये जो 500 डीएम क्यूब बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस है ये 1 बार प्रेशर पे है, तो सर मैंने इसका प्रेशर नोट कर लिया, ये प्रेशर 1 बार है, ठीक है सर ये हो गया। अगर बच्चों ये हो गया तो ये कह रहा है कि इसको कंप्रेस करना है टू 200 डीएम क्यूब, यानी सर फाइनल सिचुएशन ये हो रही होगी, सर मेरे को मेरा V2 मिल गया, बिल्कुल बच्चों V2 मिल गया 200 डीएम क्यूब। ये कह रहे हैं सर एट 30 डिग्री सेल्सियस, सर टेम्परेचर को कैसे करेंगे, इसके अंदर टेम्परेचर का क्या करना है बच्चों, टेम्परेचर का हमको कोई लेना देना नहीं, इसमें दे रखा है हमको, ठीक है सिर्फ इतना है कि 30 डिग्री कांस्टेंट ही रहने वाला है, जो हमारा बॉयल्स लॉ के अंदर माना जाता है। अगर इन्हें 30 डिग्री ना लिख रखा होता ना तो हम मान लेते कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो अगर टेम्परेचर के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हम मान लेंगे, और यहाँ पे लिख रखा है कि एट 30 डिग्री सेल्सियस, और T1 या T2 नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सर हमारे पास ये हो गया कि मेरे पास T कांस्टेंट है, और मोल्स का भी नहीं लिख रखा है बच्चों, मोल्स कांस्टेंट होते हैं जब कंटेनर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सर हमें सीधा सीधा PV इक्वल K लिखना है, हाँ बच्चों PV इक्वल K लिखना है, तो सर PV इक्वल K की जो फॉर्म होती है वो P2 V2 इक्वल P1 V1 भी होती है, हाँ बच्चों ये भी होती है। तो सर क्या इसको सिंपली इतना लिख देना है मैंने, अब बच्चों यहाँ पे आंसर तो दिखाई रखा है, मैं भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, एक सेकंड मैं रूम थोड़ा सा क्लोज कर। तो बच्चों जो है हमें लिखना है P1 V1 और P2 V2 के अंदर सिंपली ना हमारी वैल्यूज रखनी है, हमारा P2 का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों P1 की जो वैल्यू है वो है मेरी 1 बार,
ठीक है, और बार मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। आगे जब आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार करोगे ना, आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी यूनिट ना बस सेम होनी चाहिए, दोनों साइड प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो फिर वो कट जाएंगे। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सबको करके दिखाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। V1 500 dm³ ठीक है बच्चों, इक्वल आ जाएगा, ठीक है सर, इक्वल हो जाएगा। दूसरी वैल्यूज क्या है, ये ना थोड़ा सा बच्चों छोटा लिखता हूँ ताकि पूरी इक्वेशन आ सके। बच्चों P1 की वैल्यू है 1 बार, ब्रैकेट में लिखा है मैंने बार, इनटू में सर V1 की वैल्यू हमारी 500 dm³। ठीक है सर, सर P2 की वैल्यू क्या है बच्चों, निकालनी है हमें P2 की वैल्यू, यहाँ पे P2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, सर V2 की वैल्यू क्या है, 200 dm³। सर dm³ से dm³ मरा, ठीक है बच्चों, सर यहाँ पे 1 बार इंटू सर ये वाला 200 ना नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सर ऊपर वाला 500 बच गया, सर ये P2 की वैल्यू आ जाएगी। P2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, डबल जीरो से डबल जीरो हमारे 2 से कटेगा, ये 2.5 आ जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 बार इंटू 5/2 इक्वल P2। 5/2 की वैल्यू बच्चों 2.5 होती है, और 1 से जब 2.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 ही बच जाएगा, और बार का बच्चों बार बच गया, यानी कि 2.5 बार इक्वल P2। बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, साइड में भी आपको दिख ही रहा है। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बच्चों? हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखा है मैंने। ठीक है, तो बच्चों ये तो मेरा एक लो तो हो ही गया है, बॉयल्स लो। अगर आप लोग 10 मिनट रुको तो एक और कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास के अंदर इसका जो क्वेश्चन है ये इसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर। ठीक है, वेरी गुड वंशिका, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोग रेडी हैं तो 10 मिनट और डिस्कस कर लें, पर कुछ बच्चों ने लीव कर दिया, चलो अगली क्लास में करेंगे वरना उनका छूट जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, करवा दें? अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे थ्योरी नहीं करते, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, तो बच्चों मैं मान लेता हूँ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने साइड में लिख लिया। अब मुझे तो पता है बॉयल लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के नीचे एग्जांपल तो कीटो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो कोई बात नहीं। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार, यानी बच्चे आप कह रहे हैं 0.2 बार से ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, P इक्वल 0 पॉइंट। सर ये P1 है P2 अभी समझ में आएगा बच्चों, अभी तो इतना समझ में आया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ एट 1 बार प्रेशर, अब एक प्रेशर आया है, यानी कि P1 पहला, इफ एट यानी कि एट बोल दिया ना कि कोई चीज है इस प्रेशर के ऊपर, P1 इक्वल 1 बार, द गैस ऑक्यूपाइज, वॉल्यूम दे रखी है बच्चों 2.27 लीटर, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। अब ये बच्चों V1 जो है ये मेरा V1 हो गया, वॉल्यूम 1 इज V1, ऐसे V1। ठीक है, ये बच्चों कोई दूसरी वॉल्यूम पूछ रहा है जहां तक इस बलून को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो ये पूछ रहा है अप टू व्हाट वॉल्यूम, यानी V2 व्हाट। अब हमें समझ में आया है अप टू व्हाट वॉल्यूम इट कैन बी एक्सपेंडेड, ताकि ये फटे ना। कब फट जाता है बच्चों, 0.2 बार के ऊपर, यानी कि बच्चों मेरी जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो 0.2 बार होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो फिर मेरा बलून फट जाएगा। अब मेरे को यही पता लगाना है बच्चों की 0.2 बार के ऊपर कितनी वॉल्यूम होती है, उस वॉल्यूम तक मैं इस बलून को ले जाऊंगा तो ये नहीं फटेगा। तो बच्चों फिर से क्या है, ये वही छोटी सी कैलकुलेशन है, P1 V1 इक्वल P2 V2, ये होमवर्क के लिए इसे रख रखा हमने, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक होता है। ठीक है, तो P1 V1 हो गया 1 बार इंटू 2.27 लीटर इक्वल 0.2 बार इंटू अब की बार क्या V2। तो बच्चों यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 2.27 बाय 0.2, और बच्चों ये किस में आएगा, लीटर में आएगा, बार से बार कट गया होगा, लीटर बचा होगा, तो 0.2 से ये कितना 5 आ जाएगा बच्चों, 5 इंटू 2.27 इज माई आंसर। तो 5 इंटू 2.7, 2.7 इंटू 5, तो 1.10, तो ये सीधा बन गया, और इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा, और 7 11.35।
बच्चों मेरे हिसाब से आंसर 11.35 आना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा फन्ने का ओके आंसर लिखा है कैलकुलेट करके। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से। B2 इक्वल कैलकुलेटर पेपर में नहीं मिलेगा तो आप तो खुद ही कैलकुलेट करेंगे। मैंने जुगाड़ से कैलकुलेट किया है। तो इसका आंसर बच्चों जो भी होगा 5 इंटू 2.27 लीटर तो एग्जैक्ट होगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक हमेशा माफी, मैथ मेरा अच्छा कभी नहीं रहा है। तो ये होगा प्रोसेस, आपको समझा दिया। P1V1 इक्वल P2V2। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया उससे मेरा भी कंफर्म हो गया कि 11.35 मेरा भी आंसर सही है। बड़ी खुशी हुई देख के। ठीक है, तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाए 11.35। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस मच टाइम, क्योंकि मेरा यही रहेगा हमेशा ही मैं क्लास ज्यादा ही लंबी खींचता हूँ, क्योंकि मेरे को चीजें डिटेल में ही बतानी होती हैं और थोड़ा बहुत मजा भी आता है जब डिटेल में बातें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, बिल्कुल यूर मोस्ट वेलकम। एवरीवन सेइंग थैंक यू, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। बच्चों किसी को भी कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी बच्चे लीव कर दें। ये क्लास में वैसे ही एंड कर रहा हूँ, इसके बाद हम कोई थ्योरी नहीं करने वाले, आप लोग लीव कर सकते हैं। और जिनको कोई डाउट है